सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। भाग दूसरा। बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाईस्कूल में, यहाँ तक पहुँचने में मेरे 12वां वर्ष बीत गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो, न तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा न लगता था। साथ ही यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाईस्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय की निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा, मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख न सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम न हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहे सो करना, करे उसके काजी न बनना। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षकों को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास भी श्रवण का वह दृश्य भी देखा, जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती, लेकिन यह बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी,
वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढूं तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।